जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। जैसा कि आपको आज पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के अप्रूप। तो उससे पहले कि हम आपको पिछले क्लासों में पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे कार्बन के बारे में पूरी जानकारी आपको दिया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर आप पिछले वीडियो को देख लें, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो जितने भी हैं कार्बन के उसमें आपको क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं कि कार्बन के अप्रूप क्या है। तो कह रहा है कि वैसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं उसे कहते हैं अप्रूप। समझ में आ रहा है। अब एक बात कहें आपसे, अगर हम तो ये मान लीजिए हम हैं, ठीक है, और ये हमारे दोस्त जी हैं, ठीक है। तो बात क्या है कि इनके और हमारे बीच के जो नेचर है समान है। अगर नेचर की बात करें, किसका, तो नेचर का, तो दोनों के बीच नेचर क्या है, इक्वल है। जैसे कि रासायनिक गुण की बात करें तो कार्बन के बीच में वैसे तो जिनके बीच के रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। तो इनके बीच और हमारे बीच जो नेचर है वो क्या है, समान है। लेकिन जो फिजिकल कंडीशन है, क्या है, जो फिजिकल कंडीशन है वो समान नहीं है। मतलब कि जो बनावटी है, हमारा चेहरा और इनका चेहरा बहुत डिफरेंस है। इनका हाइट मेरे हाइट से बहुत डिफरेंट है। मान लीजिए हम काला, ये गोरा हैं, तो बहुत डिफरेंस है। तो बात क्या है कि जो फिजिकल बनावट है डिफरेंट है, लेकिन जो नेचर है वो क्या है, समान है। तो हम दोनों क्या होंगे, अप्रूप मान लीजिए। उसी तरह से कार्बन के वैसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं उसे कार्बन के अप्रूप कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हो। अब बात करते हैं हम कार्बन के अप्रूप के प्रकार, ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स। ठीक, तो एलोट्रॉप्स को दो भागों में बांटा गया, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो क्रिस्टलीय किसे कहेंगे, अक्रिस्टलीय किसे कहेंगे, इसको हम लोग पूरी विधिवत से जानेंगे। तो अभी आपको हम बताते हैं कि क्रिस्टलीय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और अक्रिस्टलीय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय के अंतर्गत हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन आते हैं। यानी डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन को क्रिस्टलीय के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों, और चारकोल, कोल, कोक और काजल को अक्रिस्टलीय के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों, तो कुछ ही देरों में आपको हम बताएंगे कि इनको अलग अलग क्यों रखा जाता है। और उसके साथ साथ वन बाय वन, जैसे कि हीरा के बारे में, फिर ग्रेफाइट के बारे में, फिर फुलेरिन के बारे में विधिवत जानकारी लेंगे कि आपको बोर्ड में कहीं से भी नंबर कटे नहीं, क्योंकि बोर्ड के दृष्टिकोण से ये VVI होता है। क्योंकि लगभग आने के चांसेस 80 से 90% रहता है कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 नंबर का पूछे या फिर सब्जेक्टिव में पूछे, कार्बन या कार्बन के अप्रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। या वो पूछ देख सकता है कि सबसे हार्ड एलिमेंट या तत्व कौन सा है, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। तो यहाँ से प्रश्न आने की चांसेस लगभग ना तो 1 नंबर या 2 नंबर को आना ही आना है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार होगा। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं क्रिस्टलीय क्या है उसके बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे कि अक्रिस्टलीय क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि क्रिस्टलीय अप्रूप किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय अप्रूप किसे कहते हैं। यानी क्रिस्टलीय कार्बन का वैसा अप्रूप जिसकी क्या
जिसकी संरचना निश्चित होती है उसे क्रिस्टलीय अप्रूप कहते हैं। यानी कि जिसकी संरचना क्या हो, निश्चित हो, फिक्स्ड हो, उसे कहेंगे क्रिस्टलीय। समझ में आ रहा है? जैसे कि हीरा का, ग्रेफाइट का, फुलेरिन का, इस सब का जो संरचना जो होता है फिक्स होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टलीय अप्रूप कहते हैं। अब बात आता है कि अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय वैसा कार्बन का अप्रूप जिसका संरचना अनिश्चित हो, यानी निश्चित नहीं हो, जिसका जो संरचना है निश्चित नहीं हो, उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय अप्रूप। जैसे कि आपको एग्जांपल में बताए थे कि जैसे कि कोक, ठीक है, कोल, चारकोल, काजल, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। तो ये होते हैं अक्रिस्टलीय, जिसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, उसे अक्रिस्टलीय कहते हैं। तो आप जानेंगे कि क्रिस्टलीय किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय अप्रूप किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि हीरा क्या है, तो और उसके बाद ग्रेफाइट जानेंगे। तो चलते हैं हीरा के बारे में सीखते हैं कि हीरा क्या है। चलते हैं हीरा के बारे में समझते हैं। हीरा, आप समझ रहे हैं ना, हीरा समझ रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। आज उसके बारे में आप जानने जा रहे हैं कि हीरा कैसे बनता है, हीरा का निर्माण कैसे होता है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे और हीरा के बहुत सारे गुण के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप न करें, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि हीरा का निर्माण कैसे होता है। तो समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हीरा जो है कोयले के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो कोयले के अंदर पाया जाता है। तो जब जानेंगे तो ये भी जानते होंगे कि कोयले का निर्माण जब भूस्खलन होती है या जब पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पेड़ या बहुत सारे जानवर जब दब जाते हैं तो उससे कोयले का निर्माण होता है। तो जेन्युइन सी बात है कि डायमंड जो है, हीरा का भी निर्माण उसी तरह से होता होगा। आइए हम समझते हैं थोड़ा ध्यान से। कहने का मतलब क्या है? अगर ये पृथ्वी है, क्या है? अगर ये पृथ्वी है, तो अगर पृथ्वी है, बाय चांस क्या हुआ कि कोई भूकंप या कोई ऐसा चीज़ आया जिसके चलते पृथ्वी में दरारें पड़ गई और यहाँ से बहुत सारे जो पेड़ पौधे थे कहाँ चले गए? नीचे चले आए। कहाँ चले आए? नीचे। जब पेड़ पौधे क्या हुए? पृथ्वी के अंदर क्या हुए? दब गए। जब दब जाते हैं तो दबने से जो बहुत दिन के बाद इनको तो क्या होता है, बहुत दिन अब पृथ्वी के अंदर रह जाएंगे, ये तो बाहर निकलेंगे नहीं। तो क्या होता है, इनको ऑक्सीजन मिलता नहीं है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन के ये क्या करते हैं? अपना सड़ने प्रक्रिया शुरू होती है। तो इनके सड़ने की वजह से क्या होता है कि ये द्रव में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो दाब लगता है, जो पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जितने भी चीज़ें दबी थी, जो पेड़ पौधा जानवर जो भी थे, जितने भी चीज़ें दबी थी, वो क्या होंगे? अब द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में? द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और द्रव में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे अब क्या हो गया? ये द्रव बन गया। जब ये द्रव बन गया तो अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे ठंडा होगा और संकुचित होगा। क्या होगा? ठंडा होकर के संकुचित होगा, मतलब अब एक दूसरे में मिलेंगे। जैसे ही संकुचित होंगे तो ऐसे ऐसे क्या होंगे? ये ठोस बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? ठोस। तो जो ये ठोस बन जाता है, इसी को कहते हैं कीमन लाइट चट्टान। लाइट चट्टान। तो ये ठोस बन करके किन्वर लाइट चट्टान बनते हैं, ठीक है। और ये चट्टान बन करके अब और क्या होते हैं कि ये मान लीजिए ये इधर ठोस बन करके एक दूसरे को संकुचित कर रहा है और ये इधर एक दूसरे को, मतलब ये इधर एक दूसरे को संकुचित करेगा और ये इधर संकुचित करेगा, मतलब ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। तो जब बहुत संकुचित एक दूसरे को कहता है तो बीच में क्या होता है? विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। जब इनके अंदर विस्फोट होता है तो इनके खान में, यानी कोयले के खान में ही ये 15 किलोमीटर ऊपर जाते हैं और फिर टूट करके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में फिर इसके अंदर गिरते हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बन करके गिरे, फिर
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं। देखिए उसमें प्राकृतिक के क्रियाकलापों द्वारा, जो नेचर के जो क्रियाकलाप था, उस क्रियाकलाप से ये जो चट्टान था टूट करके ऊपर गया। जो डायमंड एक बार ही टूटता है, प्राकृतिक के क्रियाकलाप से तो टूट गया। अब जो ठंडा होकर फिर जो नीचे आया और जो टुकड़ा जो बन गया छोटा छोटा, वह इतना कठोर होता है कि वो टूटता नहीं है। फिर ये जो छोटे छोटे पत्थर बनते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डायमंड कैसे बनता है, डायमंड का निर्माण कैसे होता है, आप यहाँ समझ गए होंगे। तो देखिए यही है डायमंड का फिगर। क्या है, यह है डायमंड। ये आप जो फिगर दे रहे हैं डायमंड का फिगर है। बहुत सारे टाइप्स के डायमंड होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि फिगर का जो स्ट्रक्चर है इसी तरह से डायमंड होगा। डायमंड अब कटने के ऊपर स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो डायमंड देख रहे हैं इसमें एक खास बात है कि डायमंड के जितने भी इसके क्या होता है, समचतुष्फलक होते हैं। डायमंड किसी भी स्ट्रक्चर मतलब किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, समचतुष्फलकीय होगा। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए कि निर्माण कैसे होता है, जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम में कैसे इसको डील करेंगे। कह रहा है कि हीरा, तो लिखेंगे कैसे, हीरा का मुख्य स्रोत किम्बरलाइट क्या होता है, चट्टान से होता है। जैसा कि आपको यहाँ हम समझाए हैं। तो पहला जो है कि हीरा का मुख्य स्रोत किम्बरलाइट चट्टान है। अगर ये नहीं रहेगा तो हीरा नहीं बनेगा। और कह रहा है कि इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर लगभग 150 किलोमीटर नीचे और 70,000 वायुमंडलीय दाब और 1500 ताप केल्विन ताप पे होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसका निर्माण 150 किलोमीटर नीचे 70,000 वायुमंडलीय ताप और 1500 केल्विन ताप पर होता है। कह रहा है तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है हीरा के प्रत्येक कार्बन परमाणु, जितने भी हीरा के प्रत्येक, देखिए ये क्या है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यह भी कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो जितने भी हीरा के कार्बन हैं, प्रत्येक कार्बन एक दूसरे के क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जैसे कि ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं। और ये चारों जो जुड़े, इनका जो डिस्टेंस ये है क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए कहता है सम चतुष्फलक। जो इसके 4 फलक हैं, चारों फलक क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए क्या कहते हैं, सम चतुष्फलक। इसीलिए क्या होता है, इसके समान फलक होते हैं। ठीक है, सम चतुष्फलक कहा जाता है। तो कह रहे हीरे के प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में सम चतुष्फलक के रूप में स्थित रहता है। इसीलिए हीरा प्रकृति में कठोर रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, कह रहा है ये सहसंयोजक बंधन। एक बंधन 2 प्रकार से, एक आयनिक बंधन होता है, एक सहसंयोजन बंधन होता है। तो हीरा जो है सहसंयोजन बंधन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र कहाँ से है, आप देखिए जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए, खाली है ही नहीं, मुक्त है ही नहीं, तो स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिसके चलते हीरा जो है विद्युत का क्या है, कुचालक है। हीरा जो है विद्युत का क्या है, कुचालक है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि इसकी गलनांक काफ़ी उच्च होती है। मतलब इसको गलनाना इतना आसान नहीं है, इसकी जो गलनांक है काफ़ी उच्च है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। अगला जो है कि इसकी माप जो होती है, जो डायमंड की जो माप है, जो यूनिट है, वह है कैरेट। क्या है, कैरेट। ठीक है, तो ये जो था ये कार्बन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि इनको कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, इनमें कौन कौन से बंधन होते हैं, ये विद्युत का क्या होता है, फिर इसके किसमें इसका मेजर करते हैं। तो ये सीखिए। अब हम सीखेंगे कि जो कार्बन जो है
कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, सॉरी डायमंड कहने का मतलब क्या है, डायमंड, डायमंड जो है किस देश में पाया जाता है और कौन सा डायमंड में कितना कैरेट होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो डायमंड जो है, हीरा जो है, एक कोहिनूर होता है जो बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। और आप भी जानते हैं कि होप भी आप जानते होंगे। और बहुत सारे इस तरह के जो डायमंड हैं उनमें कितने कितने कैरेट होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, सीखते हैं। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि डायमंड कौन से देश में किस देश में मिलता है, ठीक है, और भारत में कहाँ कहाँ पे डायमंड मिलता है, यह भी आपको बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जानते हैं कुछ विख्यात डायमंड के बारे में, हीरे के बारे में, जो बहुत क्या है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। कौन कौन से ऐसे डायमंड हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि कुलीनन, शायद आप कुलीनन की नाम न सुने हो, लेकिन कोहिनूर का नाम ज़रूर आप जानते होंगे, सुने होंगे, क्योंकि आप पिक्चर में देखेंगे ज़्यादातर कोहिनूर की बात होती है कि कोहिनूर की क्या हुआ, चोरी हो गया, इधर ख़त्म हो गया या ये लेकर भाग गया। तो समझिए कि कोहिनूर तो आप जानते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एडवांस कुलीनन होता है जो 303.2 कैरेट के होता है, ठीक है। अब बात आता है कि कैरेट तो जानते ही हैं, लेकिन सबसे पहले एक और बात आपको बता देते हैं कि 1 कैरेट इक्वल टू 0.2 ग्राम होता है। 1 कैरेट मतलब 0.2 ग्राम। अगर इसका हमको ग्राम में बताना हो कुलीनन का कि कितना ग्राम होगा, तो आप क्या करेंगे कि 303.2 मल्टीप्लाई 0.26 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए 4606 और यानी कि 60.64 ग्राम का आपका क्या होगा, वेट हो जाएगा ये कुलीनन का ग्राम में। ऐसे 303.2 कैरेट। तो उसी तरह से कोहिनूर है, कोहिनूर जो है 186 कैरेट का होता है। कितना का, 186 कैरेट का। और पीट जो होता है 136.2 कैरेट का होता है। और अंतिम जो डायमंड हम बता रहे हैं अभी, वो है होप। होप जो है सबसे कहे कि निचला वाला डायमंड माना जाता है। वह 100 मतलब कुछ बहुत निचला है, वह 44.5 कैरेट का होता है। कितना होता है, 44.5 कैरेट का होता है। आपने जान लिया कि डायमंड में डायमंड के कितने कैरेट के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से देश डायमंड का क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं। या कहे सिंपल सी बात में कहे तो कहाँ से डायमंड को निकाला जाता है, तब कौन कौन सा ऐसा देश है। तो सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका से डायमंड निकाला जाता है। कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से सबसे ज़्यादा डायमंड निकाला जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ उसके और कुछ देश हैं जहाँ से डायमंड निकाले जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब बात आती है भारत की, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में कहाँ कहाँ से डायमंड निकाले जाते हैं। क्योंकि हम अगर बिहार में रहते हैं तो क्या बिहार से भी डायमंड निकाले जाते हैं, अगर मुझे पता नहीं है तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भारत का कौन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से डायमंड निकाला जा रहा है। अब सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि भारत के अनंतपुरम, गोलकुंडा, पन्ना और बेलारी, ये 4 ऐसे जगह हैं जहाँ से डायमंड क्या कहते हैं, निकाले जाते हैं। ये भारत के क्या माने जाएंगे, डायमंड सिटी, यानी डायमंड निकालने वाले शहर। तो ये 4 जगह हैं, ठीक है। यह प्रश्न आ सकता है कि भारत में किस जगह से डायमंड निकाला जाता है, तो ऑप्शन दे सकता है अनंतपुरम और कोई और ऑप्शन 3 दे देगा। तो आपको पता रहना चाहिए ये 4 जगहों का नाम, ओके। तो आई होप कि आप ये जान गए होंगे कि कौन कौन से डायमंड होते हैं, किस डायमंड में कितना कैरेट होता है, ठीक है, 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है, और किस देश से डायमंड निकाले जाते हैं, और भारत में कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम आपको डायमंड के गुण बताने वाले हैं कि क्या क्या गुण होते हैं।
चलिए अब हम लोग डायमंड के प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि डायमंड में कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति के अंदर एक स्पेशल गुण होता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छा क्या कर सकता है, गा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति कि बहुत अच्छा क्या कर सकता है, नाच सकता है। एक अच्छा व्यक्ति क्या कर अच्छा पढ़ा सकता है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक स्पेशल गुण होते ही हैं। तो भाई डायमंड है तो डायमंड के अंदर भी एक प्रॉपर्टीज है, गुण है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे कि आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे, तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि डायमंड एक क्या है, पारदर्शी होता है। मतलब डायमंड के हम लोग आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो आप ये जान के पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट कह रहा है कि जो इसका हीरा जो है, इसका अपवर्तनांक काफ़ी उच्च होता है। क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। क्या, इसका अपवर्तनांक उच्च होने के कारण इसे थोड़ा सा अगर हिलाते या डुलाते हैं तो क्या होता है, इसमें आकर्षक रंग क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगर एक हमारे पास होता तो आपको हम ज़रूर दिखाते। कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से डायमंड तो नहीं लेकिन स्टोन पत्थर ला करके आपको दिखाएं कि उसको थोड़ा सा भी हिलाइए डुलाइएगा तो उसमें एक रंग आता है, बहुत सारा रंग उत्पन्न होता है। तो डायमंड को भी हिलाने या डुलाने पर क्या होता है, आकर्षक रंग प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि काला हीरा होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, बोर्ट के नाम से जानते हैं। बोर्ट ये क्या होता है, काला हीरा है जिसे बोर्ट के नाम से जानते हैं। किसका उपयोग, कांच को काटने में। जैसे आप जाइएगा जहाँ आप जिस दुकान पे फ़ोटो देते हैं फ्रेमिंग करने के लिए, तो फ़ोटो फ्रेमिंग वाला क्या करता है, वो डायमंड से, ब्लैक डायमंड से ही क्या करता है, शीशा को कटिंग करता है। तो शीशा का काटने यानी कांच को काटने के लिए ब्लैक डायमंड का उपयोग किया जाता है, और पत्थर को छेदने के लिए भी ब्लैक डायमंड, और पॉलिश करने के लिए भी ब्लैक डायमंड का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका डायमंड का तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी है कि जो रंगहीन होते हैं उनका उपयोग, जो रंगहीन होते हैं हीरे, उनका उपयोग आकर्षक क्या बनाने में, आभूषण बनाने में किया जाता है। किस चीज़ बनाने में, तो आभूषण को बनाने में किया जाता है। तो ये आपका डायमंड के गुण थे, प्रॉपर्टीज थे, जो आज हम लोगों ने सीखा। अगले क्लास में हम लोग ग्रेफाइट के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में जानने वाले पूरे डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये चीज़ें समझ में नहीं आई। हम लोग पुनः उसे समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो और एक ख़ास बात यह है कि आप लोग अपना अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो गलत है। आप बोर्ड पे आपको इसी तरह से इतना बेहतर लिखा जाता है कि आप क्या कर सकें, नोट्स बना सकें। क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो रिवीजन आप कर सकें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आ गया नज़दीक तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो अगर आप लिखे रहेंगे तो आप बार बार रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आप इसका क्या करें, एक नोट्स तैयार करें। इसीलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। न तो हम लोग डायरेक्ट बता भी सकते हैं, मुझसे समझा भी सकते हैं। हम लोग इसलिए लिखते हैं कि आप क्या कर सकें, नोट्स बना सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।